कल लास्ट टाइम पे हमने एक बात छोड़ी थी, बोला था कि आगे चल के भ्रूणीय विकास देखेंगे उसका। क्या था? ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं क्या हो गया था बच्चा? जाइगोट बन चुका था, ठीक है। अब यहां पे 2-3 बिंदु एकदम प्रॉपर याद रखिएगा, ठीक है। हमने बोला था कि यहां पे जो डिवीजन होने वाला है, जो विभाजन होने वाला है, वो विभाजन तो एक्चुअल में होगा कैसा? समसूत्री के जैसा, ठीक है। क्यों? गुणसूत्र के हिसाब से बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम के हिसाब से, कि क्रोमोसोम नहीं बदलेगा कुछ भी, इसलिए कैसा होगा विभाजन? समसूत्री के जैसा होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग होगा। इस कारण से इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज, विदलन। और विदलन की खासियत क्या होती है कि जो जितनी बड़ी कोशिका है उतनी की उतनी ही रहती है, जो डिवीजन होता है इसी में होता चला जाता है, ऐसे, ठीक है। दूसरा चीज कि इसके सेल अलग नहीं होती, इसकी कोशिकाएं अलग नहीं होती हैं, और यदि गलती से कोशिकाएं अलग हो गई, सेपरेट हो गई, तो वो जा करके एक अलग ही भ्रूण का निर्माण कर देगा, ठीक है। जितने टुकड़े इसके बटेंगे उतने ज्यादा बच्चे का निर्माण होगा। अगर ये जाइगोट का आगे चल करके डिवीजन क्या कर रहा है? विदलन कर रहा है, क्लीवेज कर रहा है। अब एक बात याद रखना कि अभी अभी मैंने बोला सपोज कोई डेट में, जैसे आज हम अगर कहते हैं 21 है ना, चलो 21 को क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, ठीक है। तो आफ्टर 24 घंटे के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? विदलन स्टार्ट हो जाता है। नोट पॉइंट याद रखिएगा इसको, ये जो विदलन है, ये जो क्लीवेज है, कब स्टार्ट होता है? तो निषेचन के 24 घंटे के बाद, ठीक है। चल, उसके बाद क्या कहा था कि ये क्लीवेज करता जाएगा, विदलन करता जाएगा और आगे की ओर बढ़ता जाएगा, ठीक है। लगभग 8 से 16 कोशिकीय अवस्था याद है सभी को? 8 से 16 सेलुलर फेज है ना। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था को हमने क्या बोला था? मोरूला, तूतक, ठीक है। अब चलो ये तूतक बन गया, डन। अब आगे सुनना कि ये जाते जाते कहां चला जाता है? गर्भाशय के अंतःभित्ति के पास चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये गर्भाशय की तरफ बढ़ता जाएगा ना, इस गर्भाशय के द्वारा एक पोषणीय पदार्थ का स्रावण होता है, पोषणीय पदार्थ। अब पोषणीय पदार्थ किसके लिए? इस स्ट्रक्चर के लिए। बोले तो इसका नाम क्या दिया था हमने? कहां गया? ऊपर तो लिख रखा है ना। चलो, ये पोषणीय पदार्थ किसके लिए आया बच्चा? मोरूला के लिए, ठीक है। और ये पोषणीय पदार्थ कौन होता है? याद रखिएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है? एक प्रकार से ग्लूकोज होता है, ठीक। ये ग्लाइकोजन किसने स्रावित किया? ये भी याद रखिएगा, गर्भाशय ने, यूट्रस ने, याद रहेगा, ठीक है। ये ग्लाइकोजन दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? इस मोरूला को, ताकि इस मोरूला के अंदर ये ग्लाइकोजन जाए, एनर्जी मिले और ये और अच्छे से क्या हो? डेवलप, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट किया। 1 घंटे के बाद स्टार्ट हो गया 24 का। हाँ, सॉरी, सही है। 1 घंटे के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा मिस्टेक कैसे कर देते हैं कभी कभी। जाइगोट 1 घंटे के बाद आपका डिवीजन स्टार्ट हो गया, और हर 24 घंटे के बाद कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? 1 से 2 कोशिका बन जाता है। ये सही, गड़बड़ा जाता है कभी कभी। हाँ, गर्भाशय स्रावित करता है ग्लाइकोजन। अरे बस आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। देखो, इसके बाद कहीं ना कहीं एक और चीज होगा। 7 से 8 दिन जाते जाते क्या हो जाता है? अंत्यरोपण हो जाता है, ठीक है। इसी बीच में ये कहां पहुंच जाता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में जैसे ही पहुंचने लगता है, धीरे धीरे गर्भाशय क्या स्रावित करती है? ग्लाइकोजन। अब वो ग्लाइकोजन क्या करता है? उस तूतकीय संरचना में क्या मिलता है? एक खाली गुहा, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? कोरक गुहा, ब्लास्टोसील। उस ब्लास्टोसील के अंदर जाके क्या होने लगता है? इकट्ठा होने लगता है। अब उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलने लगती है। इनर मास सेल याद है, अंतर कोशिकीय समूह, ठीक है। उसके बाद क्या? कोरक पुट्टी, पोस्पोरक आएंगे उसमें, ठीक है। ठहर जाइए, ये वाला ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा बाबू कि डिवीजन क्या हो जाता है? अगले घंटे में ही स्टार्ट हो जाता है, और हर 24 घंटे के बाद क्या हो जाता है? 1 से 2 कोशिका बन जाती है। अब देखो वापस, ये हमारा मोरूला,
तूतक, ठीक है। अब इस मोरूला के अंदर क्या मिलता है ना, गुहा। गुहा का मतलब कि कोई खोखला सा जगह, कोई खाली जगह, ठीक है। इस खाली से जगह को कहते हैं क्या हम लोग, कोरक गुहा, ब्लास्टोसील। अब इस ब्लास्टोसील के अंदर आकर के भरना शुरू हो जाता है क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है। अभी अभी जिस ग्लाइकोजन की बात की थी, और ये ग्लाइकोजन क्या है, पोषणीय पदार्थ है, भोजन है। और ये भोजन किसके द्वारा दिया जा रहा था, गर्भाशय के द्वारा दिया जा रहा था। वो ग्लाइकोजन आकर के यहां भरना चालू हो गया इस खाली से जगह पे। अब उस ग्लाइकोजन से फायदा क्या होगा बच्चा, वो क्या है, पोषणीय पदार्थ है। इसी पोषणीय पदार्थ का इस्तेमाल करेगी ये कोशिका और आगे क्या करेगी, अपना डिवीजन करेगी। अब इस पूरी संरचना को, जिसमें क्या मिल रहा है, कोरक गुहा, उस कोरक गुहा के अंदर यानी कि ब्लास्टोसील के अंदर क्या भरा पड़ा है, पोषणीय पदार्थ, ठीक है। और उसके बाद ये क्या मिल रही है, तो कोरक खंड की कोशिकाएं मिल रही है। इस पूरी संरचना को नाम दिया जाता है क्या, कोरक पुट्टी, कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट। दो नाम याद रखिएगा यहाँ पे, एक है आपका क्या, कोरक गुहा। कोरक गुहा मतलब कि जो कोरक खंड हमारे बने हैं उसके बीच में क्या मिल रहा है, खाली जगह, उसको नाम दिया क्या, ब्लास्टोसील। अब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या मिल रहा है, ब्लास्टोसील, और उस ब्लास्टोसील में क्या मिल रहा है, ग्लाइकोजन, और साथ साथ क्या मिल रही है, उसकी कोरक खंड की कोशिकाएं यानी कि ब्लास्टोमियर। याद है कल की बात, वो सारी संरचना को मिला के हम क्या बोलते हैं, कोरक पुट्टी कह देते हैं, ठीक है। चलो अगला सीन, अब इसमें क्या हो जाएगा, डिवीजन और स्टार्ट हो जाएगा इसका। अब आगे देखिएगा, ये और डिवाइड करेगा अपने आप को, और इसकी कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ हो जाएंगी, और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ, एक तरफ। ठीक है। और ये वाला हिस्सा क्या है आपका, अभी भी वही ब्लास्टोसील है, जिसके अंदर क्या भरा पड़ा है, ग्लाइकोजन, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं हमने दिखा दी। एक वही कोशिकाएं हैं, बशर्ते उन्होंने क्या किया है कि एक अपने आप को सर्कमफ्रेंस पे लेके चले गए, मतलब कि इनके सर्कमफ्रेंस को क्या कहते हैं, परिधीय स्थिति ना, तो परिधि पर चले गए ये। तो जो कोशिकाएं कहां मिल रही है, सर्कमफ्रेंस पे मिल रही है, परिधि पर, उन कोशिकाओं का नाम अलग होगा। और एक ऐसी कोशिका होंगी जो किसके नजदीक होंगी, ये गर्भाशय के अंतःभित्ति के नजदीक होंगी, इन कोशिकाओं का नाम अलग होगा, ठीक है। वे कोशिकाएं जो गर्भाशय की अंतःभित्ति की तरफ है, इन कोशिकाओं को नाम दिया जाता है इनर सेल मास, अंतर कोशिकीय समूह है ना, समूह। चलो ये पहली कोशिका, यही वो कोशिका है बच्चा जो आगे चल करके किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का, एम्ब्रियो का। और यही एम्ब्रियो आगे चल के किसको बनाएगा, एक बच्चे को यानी कि शिशु को, ठीक। ये बाहर बाहर जो कोशिकाएं चली गई है ना, इनको नाम देते हैं पोषकोरक, पोषकोरक। इंग्लिश में क्या बोला था इसको, ट्रोफोब्लास्ट ना। चलो ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करने वाली है बच्चा, प्लेसेंटा का नाम सुना है सभी ने, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा या आंवल, ठीक है, या फिर प्लेसेंटा। तो ये जाके बनाने वाली है किसको, इसके आवरण को, जिसको नाम दिया है क्या हमने, अपरा या आंवल या प्लेसेंटा। और ये जो अंदर वाली कोशिका है ये निर्माण करेगी किसका, भ्रूण का। और इन सब कुछ को करने के लिए कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या भरा पड़ा है, ग्लाइकोजन। और इस ग्लाइकोजन का श्रावण किसने किया है, गर्भाशय ने। यहां तक की बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत, बोलिए, ठीक है। इसको क्या हो गया, हेलो हेलो, बोलिए जल्दी बोलिए, अरे बोलिए। सुबह सुबह क्लास में आप भी डिस्टर्ब किए रखिए। हाँ क्या कह रहे थे बताओ, क्या हुआ, बोलो बोलो बोलो।
हाँ भाई देखिए, आप स्रावित ऐसे कहोगे तो ग्लाइकोजन कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में होता है। जाहिर सी बात है, कहाँ से आ रहा होगा? लीवर से आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर इस पोषणीय पदार्थ को ला करके देने वाला कौन है इसके लिए? अब सोचो कि एक मिनट बात सोचो कि लीवर से डायरेक्टली तो कहाँ नहीं आएगा, गर्भाशय में तो पहुंच नहीं जाएगा। कैसे आएगा? रक्त से होता हुआ आएगा। और वहां पे गर्भाशय में रक्त के लिए कोई एक जगह है क्या? अंतः गर्भाशय भित्ति, इंडोमेट्रियम। उस इंडोमेट्रियम तक आएगा, ठीक है। और वही इंडोमेट्रियम क्या करता है? उस ग्लाइकोजन को दे देता है इसको। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो ग्लाइकोजन है वो किसने दिया इसको? अंतः गर्भाशय भित्ति ने दिया, ठीक है। लेकिन इतना तो पता है ना बाबू कि हमारे अंदर जो ग्लूकोज बनता है उस ग्लूकोज को स्टोर कहाँ पे किया जाता है? लीवर में किया जाता है, यकृत में किया जाता है। और वो यकृत से होता हुआ ब्लड की सहायता से कहाँ पहुंच जाएगा? इंडोमेट्रियम तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मध्य भित्ति से तो कोई लेना देना नहीं है रक्त का, ठीक है। तो वो कहाँ पे मिलेगा? अंतः गर्भाशय भित्ति में मिलेगा, इंडोमेट्रियम में। फिर वहां से निकल करके कहाँ चला जाता है? इस स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। और कुछ? हाँ, पीतक था। पीतक के बारे में बात ही नहीं किया हमने, छोड़ रखा है पीतक को, जानबूझ के छोड़ रखा है। हाँ, अंडाशय में ही यूज होता है। और वो माँ के शरीर से कहीं ना कहीं बन के उस बच्ची के अंडाशय में जा रहा होता है, ठीक है। उस अंडाणु के अंदर भर रहा होता है पीतक निर्माण, पीतक भर रहा होता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया था पीतक निर्माण, वाइटेलोजेनेसिस, ठीक है। अब जानबूझ के छोड़ रखा है इसे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ समय के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो भी क्या था? एक प्रकार का पोषणीय पदार्थ था। हटा दे इसको, मिटा दें। चलो अब आगे की बात क्या होने वाली है? ये सब कुछ होता जाएगा बच्चा, फिर बातचीत नहीं। ये सब कुछ कहानी चल रही है और आकर के ये साथ ही साथ कहां पर फाइनली अंत में लगभग 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। 7 से 8 दिन का समय लगा और आकर के ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अंतः गर्भाशय भित्ति में, अंतः गर्भाशय भित्ति, इंडोमेट्रियम, इसके साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। और इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है क्या? अंतःरोपण। जब ये पूरी संरचना आकर के अंतः गर्भाशय भित्ति के साथ जुड़ जाएगी, ये अंतः गर्भाशय भित्ति और इसके साथ आगे चिपकेगी, क्या संरचना बनाएगी वो बात ही नहीं कर रहे, सीधा सीधा कि ये आकर के अंतः गर्भाशय भित्ति के साथ जुड़ गई तो इसको हम क्या कहते हैं? अंतःरोपण, इम्प्लांटेशन, ठीक है। और इसी इम्प्लांटेशन के प्रोसेस के बाद हम कहते हैं कि कोई महिला क्या है? गर्भवती है। इससे पहले तक तो नहीं कह सकते, लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि महिला कैसी है? गर्भवती है। क्योंकि इस बीच में दूरी तय करने के क्रम में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है, इस कारण से हम उसको प्रेगनेंसी नहीं कह सकते। तो अब यहां से क्या हम स्टार्ट करते थे कि वो महिला कैसी हो चुकी है? सहगर्भता को धारण कर चुकी है। इसी को नाम दिया जाता है क्या? सहगर्भता, प्रेगनेंसी, ठीक है। अब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा? इस संरचना से आगे चल के क्या बनना है बच्चा? भ्रूण बनना है। तो वो देखते हैं क्या होता है। और प्रेगनेंसी कितने दिनों की मानी गई है? 9 महीने की मानी गई है। क्या उसमें +-7 डेज? वो चीजों को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करके देखेंगे। पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, तीसरी के 9 महीना, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा एक बीच में एक और संरचना रह गया, उसको भी देख ले। ये हो गया। यहां से एक वर्ड क्या मिला आपको? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब समझना है कि ये पूरी संरचना आकर के अंतः गर्भाशय भित्ति से जुड़ जाएगी। ये सब कुछ कब होगा? निषेचन के 7 से 8 दिन के बाद। अगला बात देखो, ये गर्भाशय की बाह्य भित्ति, मध्य भित्ति और उसके बाद अंतः भित्ति, ठीक है। अंतः भित्ति किससे बनी है? हम सबको पता है किससे बनी है बच्चा? रक्त से बनी हुई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिलेंगी? रक्त की नलिकाएं मिल जाएंगी, जो क्या करेंगी? रक्त को लेकर के आ रही होंगी। रक्त की नलिका मिल रही है, ट्यूब्स मिल रही हैं। और हमारी जो संरचना है वो आकर के इसी के साथ जुड़ रही है, ठीक है। बाहर क्या मिल रहा था? कोशिका का समूह, जिसको नाम दिया था क्या आपने? ट्रोफोब्लास्ट, पोषकोरक, ठीक है। और अंदर वाली कोशिका जो मिल रही थी उसको क्या बोला था? इनर सेल मास या अंतर कोशिकीय समूह। और ये वो कोशिकाएं हैं जो पोषण को प्राप्त करती जाएंगी, डिवीजन करती जाएंगी और धीरे धीरे किसका निर्माण कर देंगी?
भ्रूण का निर्माण कर देंगे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि श्रीमान जब ऐसा है कि ये आगे चल के किसका निर्माण करने वाला है, भ्रूण का, और इस भ्रूण से क्या बनने वाला है आगे चल करके, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं क्या बनने वाला है, शिशु, है ना, एक नवजात बच्चा यहां से जन्म लेने वाला है। चलो अब वो बच्चा जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा, यहाँ के बाद अब हमें क्या चाहिए, प्रेगनेंसी को मतलब कि गेन कर लिया एक महिला ने, अब उसके बाद की टाइमिंग क्या होती है, 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। अब इस बीच में क्या होगा, इस बच्चे के साथ या फिर इस कोशिका के साथ क्या होने वाला है, डेवलपमेंट होने वाला है, विकास होता जाएगा। जैसे जैसे ये कोशिकाएं और समय बिताते जाएंगी वो धीरे धीरे किस रूप में बदलती जाएंगी, बच्चे के रूप में बदलती जाएंगी। अब बच्चे के रूप में बदल रही हैं तो क्या केवल इस ग्लाइकोजन, यहाँ पे जितने ग्लाइकोजन है क्या उससे काम हो जाएगा, क्या इसको क्या चाहिए, भरपूर मात्रा में पोषण चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इसको पोषण चाहिए। ठीक है, अब वो पोषण लेने के लिए क्या करेगी ना, कि ये बाहर बाहर कौन था बच्चा, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, कोष कोरक। और अभी अभी हमने बात किया था कि कोष कोरक क्या करेगा भाई, देखो नाम से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, ये कोरक शब्द किसके लिए आ रहा है, इस कोरक खंड के लिए आ रहा है। ठीक है, अब इस कोरक खंड को क्या करने का काम करेगा भाई, पोषण दिलवाने का काम करेगा। कैसे दिलवाएगा, देखिए अब अभी एक और बात कही थी कि ये आगे चल के क्या बनाता है, प्लेसेंटा बनाता है, अपरा बनाता है। चलो अब ये देखो क्या होगा यहाँ पे, कुछ अंगुली नुमा संरचना बना करके कौन, कोष कोरक इस गर्भाशय की अंतर्भित्ति में धंस जाता है। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्या बच्चा, जरायु अंकुरक ना, इंग्लिश नाम बताओ फटाक से, आए जरायु, सॉरी जयारू लिख दिया, जरायु अंकुरक, जल्दी बताओ। हाँ, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। और ये कोरियोनिक विलाई क्या करेगा बाबू, तो यहां से क्या मिल रही है, रक्त नलिका, और क्या मिल रहा है यहाँ पे, रक्त में जितना भी पोषण होगा, अब पोषण के रूप में कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को भी अंदर भेजता रहेगा। साथ ही साथ ये अंदर कौन है, कोशिकाएं, जो आगे चल के किसका बनाने वाली है, निर्माण करने वाली है, भ्रूण का। इसको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, और यहाँ से रक्त जा रहा है ना, क्या रक्त में से ऑक्सीजन का सप्लाई ले लेगा क्या, तो रक्त से ऑक्सीजन की सप्लाई भी ले लेगा। उसके बाद इस कोशिका में काम चलेगा तो क्या ये CO2 बनाएगा क्या, ठीक है, इस CO2 को बाहर भी निकालना है। यही संरचना आगे चल के हम नाम देते थे बच्चा क्या, इसको प्लेसेंटा। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी संरचना जो इसको पैक करके रखी, एक सुरक्षा का आवरण दे रही है, इस पूरी संरचना को नाम दिया है क्या हमने, प्लेसेंटा। यही प्लेसेंटा का एक संरचना है क्या, जरायु अंकुरक, जिसको नाम देते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई। अब ये कोरियोनिक विलाई वाली संरचना से क्या क्या ये काम कर सकता है कौन, पूरी की पूरी संरचना, प्लेसेंटा। ये बाहर बाहर जितना भी दिख रहा है ये प्लेसेंटा है। ठीक है, इसी प्लेसेंटा की एक संरचना है जो अंतर गर्भाशय भित्ति में अंगुली नुमा संरचना बना के क्या हो चुकी है, धंस चुकी है। क्या नाम दिया, कोरियोनिक विलाई। अब यहां से क्या क्या काम कर रहा है, मतलब कि प्लेसेंटा इसको क्या क्या मदद करता है, तो सबसे पहला हम लिख सकते हैं क्या, एक्सचेंज ऑफ गैस, बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गैस, गैसों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद पोषण लेता है, यहां से न्यूट्रिशन देता है इसको। ठीक है, साथ ही साथ जो भी वेस्टेज होते हैं, जो भी वेस्टेज मिल रहे हैं, उन वेस्टेज को क्या कर रहा है, बाहर निकालने का भी काम कर रहा है यहां से। और एक सबसे मेन हार्मोन, ये जो प्लेसेंटा है ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कुछ हार्मोन का भी श्रावण कराता है यहां से। ठीक है, अब उस हार्मोन के बारे में भी देख लेते हैं। यहां तक की बातें खत्म हुई, क्या क्या हुआ यहाँ पे कहानी, सीधा सीधा याद रखना है कि जो ये बाहर बाहर कौन था, कोशिका का समूह, जिसको नाम दिया था क्या हमने, ट्रोफोब्लास्ट। ये आगे चल के क्या बनाने वाला है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने वाला, जिसको नाम हमने क्या दे रखा है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा क्या करता है कि अंगुली नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के गर्भाशय की अंतर्भित्ति में घुस गया। अब उसके फायदा क्या हो रहा है कि एक्सचेंज करा दे रहा है गैसों का आदान प्रदान करा दे रहा है, पोषण जितना चाहिए उतना पोषण ले रहा है। उसके बाद जो भी इसके पास वेस्टेज बन रहे हैं उनको यही संरचना से क्या कर दिया जा रहा है, बाहर। और उसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, हार्मोन। अब ऐसा क्यों है, देखिए ये बताओ, प्रतिरक्षी, नहीं बात समझ रहे हैं आपकी हम, हाँ वो चीज आएगा। ऐसा कहते तो कि हम ही कुछ कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं।
अच्छा ये बताओ, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया, एक महिला गर्भवती हो गई, इन सब के बाद अब आर्तव चक्र चालू रहना चाहिए कि बंद रहना चाहिए? बंद रहना चाहिए। उसी गर्भाशय की अंतःभित्ति के साथ जुड़ा है, इंडोमेट्रियम के साथ जुड़ा है, और हमको पता है कि यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल यदि स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम टूट जाएगा। ठीक है, इंडोमेट्रियम टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? गर्भपात हो जाएगा, जिसको कहते हैं क्या? मिसकैरेज। होता है ऐसा कभी कभी किसी किसी सीन में। ठीक है, अब क्या किया गया? इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप किया गया, बंद रखा गया। ठीक है, अब ये बात बताइए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद रखा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस एंडोमेट्रियम को हमें मेंटेन रखना होगा। ठीक है, अब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद किया तो बंद करने से दो चीज का इफेक्ट आएगा। सबसे पहला क्या नहीं मिलेगा? एस्ट्रोजन नहीं मिलेगा। दूसरा क्या नहीं मिलेगा? प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब किन्हीं को डाउट है कि अगर मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद किया तो एस्ट्रोजन नहीं मिलेगा और प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा, क्यों? बताओ, ऐसा डरना नहीं। किसी के दिमाग में अगर ऐसा है तो बताइए। हमने सीधा सीधा एक ही बात कहा कि जिस महिला के अंदर क्या हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, उस महिला के अंदर क्या नहीं मिलेगा? ना तो एस्ट्रोजन मिलेगा, ना ही प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा। क्या सही है? श्योर हैं आप? कैसे? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हो जाता है? कैसे लेवल डाउन हो जाता है? हाँ, लेवल डाउन कैसे हो जाता है? LH और FSH से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का क्या लेना देना है? उसी दिन बंक मारी थी। हाँ, पीछे। आप तो नहीं बता पाओगे, आप बताओ। अच्छा, हाँ, जल्दी जल्दी, समय बर्बाद मत करिए बाबू, आज किसी भी तरह खत्म कर लेना है। एक ही दो टॉपिक और रह गया, जल्दी बताओ, जल्दी खड़े हो जाओ। कुछ माइंडसेट में चल रहा है कुछ भी? कभी से उर्दू फारसी बतिया रहे थे हम। क्या बोला हमने? कि किसी महिला के अंदर आर्तव चक्र बंद है। ठीक है, आर्तव चक्र बंद है तो मैंने कहा कि एस्ट्रोजन नहीं मिल रहा होगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा है। इस बात से सहमत हो? कैसे कैसे कह दें कि आर्तव चक्र बंद है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा होगा? गोवर्धन, हाँ, ये मिलेगा तभी आर्तव चक्र चलेगा ना? नहीं। हाँ, ये नहीं मिलेगा तो नहीं चलेगा। हाँ, पता है हमें, बैठ जाओ। गोवर्धन बताओ, जल्दी बता। अरे उतना कहानी नहीं जानना चाह रहे हैं हम, आगे क्या होगा वो मत बताओ, हम सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं वो सुनो। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है तो क्या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं मिलने के पीछे कारण? अच्छा, GnRH नहीं स्रावित हो रहा, उल्टा पुल्टा बतिया रहा सब। GnRH तो उसी समय स्टार्ट हो गया था जब वो लड़की 10 से 12 की उम्र में गई थी। और भी बताना चाहेगा? आप लोग तो बता ही दोगे, मुझे पता है। बाकी लोग सब लिट्टी भंटा एकदम एक बराबर कर देता है सब। बताओ बताओ। जैसे मतलब ये कोई महिला प्रेग्नेंट हो गई, अंडोत्सर्ग होगा ही नहीं, और अंडोत्सर्ग नहीं होगा तो कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा, और कॉर्पस लुटियम नहीं बनेगा तो। ठीक है, बैठ जाओ गोवर्धन। अरे बाबू, सीधा सीधा याद रखो कि हमने जो अंड कोशिका बनाई थी, जो ओवम सेल बनाया था, एक सेल बनाया जिसको आपने अंडाणु का नाम दिया, वो सब कुछ कब चल रहा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चल रहा था। और वहां से हमने दो चीजें क्लियर की थी। क्या हो रहा था कि LH और FSH आ रहा था, और जब अंडाणु को बनाया जा रहा था उसी दौरान ग्राफियन पुट्टिका भी थी ना, ग्राफियन फॉलिकल। उस ग्राफियन फॉलिकल को FSH क्या कर रहा था? स्टिमुलेट कर रहा था। तो वो धीरे धीरे मैच्योर होती चली गई। मैच्योर होने के बाद उसी से क्या निकलवाने लगा? वो एस्ट्रोजन। ठीक है, अब ऐसा क्यों कराया उसने? क्योंकि गर्भाशय की अंतःभित्ति को बनाना था। ठीक है, तो एस्ट्रोजन लगा, मतलब कि निकलवा दिया वहां से। उसके बाद अचानक से LH का लेवल वहां पे हाई हुआ था। क्या LH का लेवल हाई होने से क्या हुआ था? ग्राफियन फॉलिकल टूट गया था।
जब टूट गया था तो वहां से एक सेल क्या हुआ था, बाहर निकल गया था। हालांकि एक सेल नहीं कह सकते, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी oocyte द्वितीयक अंडक कह देते। चलो वहां से वो बाहर निकल गया था। उसके बाद जो फटा हुआ ग्राफियन फॉलिकल था, फटा हुआ जो ग्राफियन पुट्टिका था, वो पीले रंग के स्ट्रक्चर में बदल गया, पीले रंग की संरचना में, जिसको क्या नाम दिया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब उस कॉर्पस ल्यूटियम को भी एलएच नहीं छोड़ रहा था, इधर एलएच ने तोड़वा भी दिया, उसके बाद इधर छोड़ भी नहीं रहा। क्या कर रहा है, लगातार प्रेरित कर रहा है। क्या चीज की भाई साहब, उधर अंडाणु चला गया है, अगर वो निषेचन कर लिया तो जाके कहां जाना होगा, गर्भाशय की अंतःभित्ति में जोड़ना होगा ले जाकर के। कहीं अगर जुड़ गया तो उस गर्भाशय की अंतःभित्ति को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार वो क्या कर रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम को प्रेरित किए जा रहा था, किसके लिए, प्रोजेस्टेरॉन के लिए। चलो वो काम भी चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पर निषेचन तो हो ही गया, निषेचन के साथ साथ क्या हो गया बच्चा, सहगर्भता हो गई, प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया। अब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गया तो क्या करना पड़ेगा, इस गर्भाशय की अंतःभित्ति को मेंटेन रखना पड़ेगा। अब मेंटेन रखने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद करना पड़ेगा। नहीं तो अगले महीने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया तो एलएच और एफएसएच का लेवल डाउन हो जाएगा। यहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी डाउन हो जाएगा। एस्ट्रोजन से तो कोई मतलब अभी है नहीं हमें, क्योंकि इसका काम केवल बनाना है, इसका काम क्या है, मेंटेन रखना। जैसे अगर एलएच और एफएसएच का लेवल गिरा, ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ये गिरा तो गर्भाशय की अंतःभित्ति, जो बच्चा वहां पर अभी जन्मने वाला था, जो एम्ब्रियो बनने वाला था, वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। इसीलिए सीधा सीधा क्या किया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को बंद किया जाता है। चलो बंद हो गया, अब ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन के दौरान ही क्या बनता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये भी कुछ नहीं बनेगा। तो सवाल ये आता है कि चलो ठीक है साहब, ऐसा है ना कि ये सब कुछ हो गया बंद, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया बंद। हमें एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि गर्भाशय की अंतःभित्ति तो बनी हुई है और इसके साथ हमारा वो संरचना भी आकर के जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंटा भी बन चुका है, सब कुछ रेडी है, हमको बस केवल क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है। इसी तरीके से सही सलामत बनाए रखना है, कब तक, 9 महीने प्लस माइनस 7 डेज, यानी कि कुल मिला जुलाकर जब तक क्या नहीं हो जाता, पार्चुरेशन नहीं हो जाता, प्रसव नहीं हो जाता, शिशु का जन्म नहीं हो जाता, तब तक इसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मेंटेन रखने के लिए क्या चाहिए, प्रोजेस्टेरॉन। मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, ठीक है, मिलेगा तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरे पास ये ब्लैक मार्कर है, ठीक है, नहीं है मेरे पास ये ब्लैक मार्कर, मतलब कि आज है कल मेरे पास नहीं है, क्या इसके जगह पे किसी दूसरी चीज को इस्तेमाल में ले सकता हूं जो लिखने के काम में आए, कुछ ऐसा ही काम किया जाता है यहाँ पे। मतलब कि प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था, एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखना, इसके जगह पे किसी ऐसे को खोजा जाएगा जो क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम याद करा जरा, क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। अब प्लेसेंटा में लास्ट वाले बिंदु में हमने एक पॉइंट लिखा था कि क्या करता है, ये कुछ हार्मोन भी बनाता है, ठीक है। अब मुख्य हार्मोन याद रखिएगा, HCGH, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। लिख दें इसका फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये क्या काम करता है बच्चा, एज इट इज किसके जैसा काम करेगा, ये प्रोजेस्टेरॉन के जैसा काम करेगा, यानी कि ये लगातार क्या करेगा, अंतः गर्भाशय भित्ति को मेंटेन रखेगा। और इसके मेंटेन रखने से क्या फायदा होगा कि गर्भपात नहीं होगा, मिसकैरेज नहीं होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत HPL लिख सकते हैं, हाँ। अरे देखो, अच्छा ये बताओ, एक एक चीज सब डीप में जाए। हाँ ऐसा देखो, होता क्या है कि ये सीधा सीधा सुनना, जब उतना ही जा रहे हो तो सुनो, HCGH जो है किसके जगह पे कार्य कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन के जगह पे। अब इसके बिहाइंड की कहानी क्या होती है कि प्रोजेस्टेरॉन को बनवाने वाला कौन था, तनिक याद करो तो, कॉर्पस बनवाने वाला पूछा है, LH था, ठीक है। और LH किससे बनवा रहा था, कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, HCGH गया किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास, यहां पर कौन आता था, LH। अभी LH मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो ये HCGH जाएगा किसके पास, कॉर्पस ल्यूटियम के पास, और कॉर्पस ल्यूटियम से लगातार निकलवाता रहेगा क्या, प्रोजेस्टेरॉन। कहानी तो कुछ ऐसी होती है,
ठीक है। लेकिन हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ये जाकर के किसके जगह पे काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन के जगह पे काम कर रहा है। अब उतना डिटेल में जाएंगे बाबू ना तो पूरा मेरी कहानी, अभी तो बहुत कुछ छोड़ रखा है हमने तब, इसीलिए जानबूझ के मैंने बीच में वो पीतक वाला बात भी छोड़ा है, जहां से कुछ खास इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं है ना, उसको मैंने खुद छोड़ रखा है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि अभी हमारे पास ना तो प्रोजेस्टेरॉन मिल रहा है ना। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ पे ऐसा कह दें कि थोड़ा बहुत LH भी मिलता रहता है, थोड़ा बहुत FSH भी मिलता रहता है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी, थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरॉन भी, तो क्या गलत हो जाएगा? उस समय ये बात आपको बताई भी होगी कि थोड़ा बहुत ये सब मिलता है, इसके साथ साथ एक और हार्मोन मिलता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल और लैक्टोजन। ठीक है, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये भी मिलता है। ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, गर्भपात को रोकने का काम करते हैं। उतना डिटेल जाना ही नहीं है अपने को, जितना शॉर्ट में हम रिकवर कर सके, जहां से मुख्य मुख्य बातें हैं वही चीजें। ठीक है, इसको याद रखो तो रख लेना HPL। अब आ गया तो लिख ही देते हैं यहाँ पे HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, उसके साथ साथ याद रखना कि थोड़ा बहुत क्या मिलता रहता है, एस्ट्रोजन भी मिलता है, थोड़ा बहुत क्या मिलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी मिलता है। ठीक है, ये सब मिलकर के क्या काम करता है, गर्भपात को रोकने का काम करता है, मिसकैरेज नहीं होने देता है, गर्भपात को रोकता है। चलो, आपने ही मना किया था कि सर आप डिटेल में चलिए जाइएगा, डिटेल में आप स्वयं भेज रहे हैं हमको। हो गया बात क्लियर यहाँ तक? क्या क्या चीजें हुई कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद है, किसी तरीके से हमको क्या करना है, अंतःगर्भाशय भित्ति को बना के रखना है, और उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ हार्मोन मेंटेन, मतलब कि कुछ ऐसे हार्मोन आएंगे जो उसको क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। और उस हार्मोन को निकालने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, प्लेसेंटा। ठीक है, अब इसके पीछे का ये कहानी भी जान गए, जो आपको याद रहे याद रख लीजिएगा। ठीक है, मिटा दें इसको। चलो, ये बात भी हो गई कि भाई मेंटेन तो रहेगा अब। अच्छा यहीं पे देखो एक और चीज, इसको मिटा लेते पहले। ग्रेविडेक्स टेस्ट याद है आप लोग को, बताए थे इस बार नहीं बताया? चलो उसको भी बारे में बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी किट देखे हो, जो नॉर्मली मार्केट में प्रेगा न्यूज या फिर बहुत सारे नाम से मिल जाता है। ठीक है, प्रेगा न्यूज, खैर वो किस नाम से हमें उससे मतलब नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी किट बोल देते हैं। यानी कि एक ऐसा किट जो बताएगा कि कोई महिला गर्भवती है कि नहीं है। ठीक है, अब वो किट कुछ ऐसा यूं, जैसे आप कभी मलेरिया वगैरह का जांच कराए होंगे ना, तो उस मलेरिया का किट भी देखने में कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, वाइडल टेस्ट कराओगे, वाइडल टेस्ट मतलब टाइफाइड का जो टेस्ट कराओगे, उसमें भी कुछ वैसा ही किट रहता है, बशर्ते हर किट में जो पेपर लगा होता है ना, वो पेपर अलग अलग चीजों की जांच करता है। ठीक है, किसी को याद है लिटमस पेपर? लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर को क्या करते हैं कि जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, वो लाल हो जाता है। ठीक है, और लाल वाले को अगर हम लोग क्षार में डालते हैं, बेस में डालते हैं तो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही कहानी है। तो ऐसे ही कुछ खास किस्म के इसमें पेपर लगाए जाते हैं जो अलग अलग हार्मोन्स की, अलग अलग केमिकल्स की पहचान करता है। ठीक है, अब इतना बताओ कि मैंने अगर ऐसा कह दिया कि एक महिला जो कैसी है, प्रेग्नेंट है, तो क्या उसके अंदर HCGH हार्मोन मिल रहा होगा क्या? ठीक है, जो महिला प्रेग्नेंट है उस महिला के अंदर क्या बन रहा होगा, HCGH। कौन बनवा रहा होगा, प्लेसेंटा बनवा रहा होगा, ये बात जान चुके हैं। अब ये HCGH क्या होता है कि लगातार उस महिला के मूत्र से स्रावित होता रहता है, यानी कि थोड़ी बहुत मात्रा इस HCGH की उस महिला के मूत्र में आता रहता है। ठीक है, उसके यूरिन में आता रहता है। चलो, अब क्या किया गया कि लैब में कुछ ऐसा शोध किया गया, कुछ ऐसे पेपर लगाए गए इस किट के अंदर जो पहचान करता है किसका, HCGH हार्मोन का। अगर मुझे ये पता चल गया कि उस महिला के शरीर में HCGH हार्मोन बन रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो महिला कैसी है, प्रेग्नेंट है। तो बस ये किट क्या करता है, वही जांच करता है। अब इस किट में एक जगह पे खाली जगह दिया रहता है, एक होल रहता है। ठीक है, और इस होल में क्या करना रहता है कि सबसे अगर बेस्ट जांच करना है तो सुबह सुबह, ठीक है, सुबह में उस महिला के द्वारा जो मूत्र होगा उसके शरीर से बाहर निकला, उसकी 2 से 3 बूंद इस किट के अंदर डाल दी जाती है। सबसे बेस्ट रिपोर्ट सुबह में मिलता है। ठीक है, ऐसे बीच में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन सबसे बेस्ट अगर डिटेल चाहिए तो क्या करते हैं, सुबह सुबह मूत्र का पहला यूरिन। ठीक है, क्योंकि रात भर में क्या हुआ, जो भी इकट्ठा हुआ वहां पे प्रॉपर डिटेल मिल जाएगा किसका, HCGH का। तो जो भी इकट्ठा हुआ है वो पहले मूत्र को क्या करेंगे, 2 से 3 बूंद इस
किट में डाल देंगे, ड्रॉपर्स भी रहते हैं इसमें, ड्रॉपर का यूज करके डाल दिया। अब इसमें एक छोटा सा डिस्प्ले रहता है, ठीक है। मूत्र डालते के साथ ही विदिन अ मिनट क्या हो जाता है कि यहां पर अगर इस मूत्र में HCGH मिला, अगर HCGH क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, तो प्रेजेंट हुआ तो यहां पर क्या बन जाती है, डबल लाइनिंग, ठीक है। तो डबल लाइन बन गए। इट मींस क्या कि इस किट में पॉजिटिव दिख गया किसके बारे में, HCGH के बारे में, तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये महिला क्या है, प्रेग्नेंट है। और यदि नेगेटिव हुआ तो केवल एक लाइन बनती है, ठीक है। तो एक लाइन हुआ तो नेगेटिव, दो लाइन हुआ तो पॉजिटिव। चलो एक लाइन के लिए हम बोल सकते हैं क्या कि ये नेगेटिव है, और यदि दो लाइन मिला तो पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव या नेगेटिव किसके रिस्पेक्ट में, प्रेगनेंसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस जांच को नाम दिया जाता है ग्रेविडेक्स टेस्ट, ग्रेविडेक्स टेस्ट, ठीक है। तो सवाल यहां से कुछ यूं बनता है कि ग्रेविडेक्स टेस्ट के दौरान किसकी जांच की जाती है, HCGH हार्मोन की जांच की जाती है। खत्म, मिटा ले। चलो महिला प्रेग्नेंट हो गई। अब 9 महीने के लिए उस महिला के शरीर में, उसके यूट्रस में या गर्भ में क्या हो रहा है, बच्चा पल रहा है। तो अब सीधा सीधा हम क्या बोलते हैं इसको, गर्भकाल, ठीक है, प्रेगनेंसी। टोटल प्रेगनेंसी 9 महीने के लिए। अब अकॉर्डिंग टू हेल्थ क्या कर देते हैं, ±7 डेज। चलो अब इस 9 महीने को ना हम बांट देते हैं 3 ट्राइमेस्टर में, ठीक है। 3 महीना, फिर 3 महीना, फिर 3 महीना, ये पहला फर्स्ट, उसके बाद ये सेकंड वाला 3 महीना, उसके बाद थर्ड वाला 3 महीना, ठीक है। थर्ड वाले 3 महीने में कुछ नहीं होता है, खाली बस सीधा सीधा क्या होता है, यहां पर विकास होता है, वृद्धि होता है, बस याद रखना। जो डेवलपमेंट होना है वो डेवलपमेंट कहां होता है, इस पीछे 6 महीने के अंदर होता है, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें होती है, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं क्या, पहले ट्राइमेस्टर की, पहले तिमाही की, ट्राइमेस्टर बोलते हैं इसको, ट्राइमेस्टर यानी कि पहली तिमाही, पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरे महीने में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। कुछ खास डिटेल नहीं, बस कुछ कुछ बिंदु याद रखना कि सबसे पहले क्या बन जाता है, इसका हृदय बन जाता है। चलो हृदय बन गया, ठीक है। और ये हृदय बनना लगभग 2 महीने तक धीरे धीरे संपन्न हो जाता है, ठीक, 1 ही महीने में। चलो उसके बाद हृदय धड़कना भी शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला क्या फील होता है, हृदय की धड़कन, ठीक है। और इस हृदय की धड़कन को आपको ही पता है कि स्टेथोस्कोप से क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। चलो ये पहले महीने तक हो गया, पहले महीने तक, ठीक है। दूसरा, दूसरे महीने के अंत तक बाल वाल जमा दें इसका, हाथ पैर बना दें, अच्छा हाथ पैर रेडी हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही है ना इसमें। चलो हाँ वो 5वें महीने में, ठीक है। उसके बाद इधर लेकर आते हैं क्या, दूसरा तिमाही। अब दूसरे तिमाही में क्या हलचल करना शुरू करेगा, 5वें महीने तक ना, हाँ 5वें महीने के अंत तक क्या करना चालू कर देगा बच्चा, गति करना चालू कर देगा, मूवमेंट करना चालू कर देगा। यानी कि ये बच्चा उस गर्भ में घूमने लगेगा, ठीक है। अब जितना ज्यादा बेहतर बच्चा घूमता है उतना ज्यादा बेहतर बच्चे का क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ठीक है। अब यही देखो दिक्कत आती है ना क्या कि बच्चे में मूवमेंट नहीं है, तो मूवमेंट नहीं है तो फटाफट जाकर के क्या करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। अब इन्हीं सब डिटेल्स के अनुसार आप सोनोग्राफी जानते हो, उस समय भी बात बताया था, अल्ट्रासाउंड को क्या कहते हैं, सोनोग्राफी। और इस बच्चे की सबसे बेहतर पहचान कैसे की जाती है, सोनोग्राफी में या अल्ट्रासाउंड में। उसके बाद दूसरी तिमाही मतलब क्या, चौथा, 5वां और 6ठा महीना, ठीक है। अब 6ठे महीने के अंत तक, इस तक यहां तक उसके सिर पर बाल वगैरह भी ला दें। इस 5वें महीने तक क्या हो जाएंगे, इसके सिर पर बाल भी आ जाएंगे। और फाइनली जो 6ठा महीना होगा उसके शरीर पर क्या आ जाएंगे, 6वें महीने में बाल। कौन से बाल, कोमल बाल,
उसके शरीर पर पूरे कोमल बाल एकदम क्या करते हैं, उसके शरीर को घेर लेते हैं और उस कोमल बाल को क्या कहते हैं, लैनुगो ना, लैनुगो, सही है ना। चलो ठीक है, तो यही बात आपको केवल याद रखनी है। क्या हुआ कि सबसे पहले तिमाही में क्या बना, इसका हृदय बन गया। पहले तिमाही में कहा, पहले महीने में, उसके बाद इसका हृदय स्पंदन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हार्ट बीट स्टार्ट हो जाता है। कभी अल्ट्रासाउंड देखे हो उस महिला का, जो महिला अभी गर्भवती है, 1 या 2 महीने 3 महीने की है, बस आप पता फील करोगे, जब आप अल्ट्रासाउंड में देखोगे तो शायद आपको वो चीजें समझ में नहीं आती अल्ट्रासाउंड में, लेकिन फिर भी यदि आप डिस्प्ले में देखोगे ना तो बस एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले धुंधला सा समझ में आता है, कुछ दिखता नहीं है, और ये छोटा सा स्ट्रक्चर धक धक कर रहा होता है। तो बढ़िया से देखो, आज आप अल्ट्रासाउंड नहीं देखो ना, कोई बात नहीं है, मोबाइल तो है ना आपके पास, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का लिख देना यूट्यूब पे जाकर के कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासोनिक वीडियो मिल जाएगा, बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर होता है और ये धक धक कर रहा होता है 1-2 महीना में। अरे बाबू, सबसे बच्चा नहीं बना है, सबसे पहले क्या बना उसका, तो कहीं ना कहीं हृदय बना है। और इससे पहले देखो एक चीज अभी और हमने छोड़ा है, क्या छोड़ा है कि जो आपका एम्ब्रियो बनने वाला था ना, वो सबसे पहले क्या बनाता है, जर्म स्तर बनाता है। ठीक है, हम लोग का शरीर जो होता है 3 जर्म स्तर से मिलकर के बना है, बाह्य जर्म स्तर, मध्य जर्म स्तर और अंतः जर्म स्तर। अब ये तीनों जर्म स्तर मिलकर के धीरे धीरे क्या करते हैं, शरीर का विकास करते हैं। अब अंदर वाली जो भी चीजें हैं वो किससे बनी होती है, हमारे अंतरंग, यानी कि जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं वो ज्यादातर किससे बनी होती है, अंतः जर्म स्तर से। ये बाहर का जो हमारा एक्सटर्नल लेयर, ये किससे बना है, बाह्य जर्म स्तर से। ठीक है, तो वो चीजें उस सबको छोड़ रखा है हमने सीधा सीधा। ऐसा यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो बच्चा बन रहा है ना, उस सबसे पहले जो जाइगोट है डेवलप करके क्या बना, एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो में क्या बनते हैं, 3 जर्म स्तर बनते हैं, जिनको 3 जर्म्स लेयर कहते हैं। 3 जर्म लेयर कौन कौन सा, बाह्य जर्म स्तर, ठीक है, उसके बाद मध्य जर्म स्तर, फिर उसके बाद अंतः जर्म स्तर। फिर 3 गो के बाद फिर ये तरीके से पहला तिमाही, उसके बाद दूसरा तिमाही, यहाँ के बाद कोई भी अब काम नहीं होने वाला, सीधा सीधा क्या होगा, तीसरा तिमाही में केवल और केवल उस बच्चे का वृद्धि होगा, डेवलपमेंट होगा। और सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर होता है, इस तीसरे तिमाही में होता है। 6ठे महीने तक उस महिला का पेट में उभार बहुत कम रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे वो चली जाती है किसमें, 6ठे महीने के बाद, यानी कि तीसरी तिमाही के दौरान किसी भी महिला का देखोगे तो क्या हो जाता है, पेट का ग्रोथ बढ़ जाता है। ठीक है, इसका मतलब बच्चे का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसी 6ठे महीने के बाद सबसे पहला चीज जो कमी होता है माँ को, वो किस चीज का होता है, कैल्शियम का, उसके बाद आयरन का कमी हो जाता है। रीजन क्या होता है, उस बच्चे में रक्त का फ्लो बढ़ रहा होता है, उस बच्चे के शरीर में कहीं ना कहीं रक्त की मात्रा बढ़ रही होती है। सबसे पहला गिरावट होता है उस माँ के शरीर में हीमोग्लोबिन का। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के लिए जिम्मेदार कौन, आयरन। ठीक है, और प्रेगनेंसी के केस में खाने पीने का कुछ खास इच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसी कारण से माँ भी खा पी नहीं रही उतने अच्छे से, उतना अच्छा पोषण नहीं ले पा रही है, जिस कारण से कहीं ना कहीं उस माँ को क्या हो जाता है, चक्कर वगैरह आना शुरू हो जाता है। इसलिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 2 चीजें का दवा चलाया जाता है, कैल्शियम और आयरन। क्यों, क्योंकि उस माँ के शरीर से उस बच्चे का शरीर तैयार हो रहा है, हड्डियां बन रही है उस बच्चे के शरीर में, तो क्या ना कहीं कैल्शियम की कमी हो जाएगी। उसके बाद उस बच्चे के शरीर में क्या बन रहा है, रक्त भी बन रहा है, रक्त माँ के शरीर से जा रहा है। ठीक है, तो किसकी कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। तो 2 चीजों की दवा हमेशा चलाई जाती है, कैल्शियम और आयरन की दवा चलाई जाती है। अब ये सब कुछ हो गया, चलो मिटा दें इसको। ये सब डेटा ना आपके बुक में भी लिया हुआ है, देख लीजिएगा वहां से भी एक बार। अब क्या रह गया, चलो बीत गया, अब 9 महीना बीत गया तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रसव की क्रिया, यानी कि पार्चुरेशन कराना। अब इस बच्चे का जन्म कराना है। जन्म कराने से पहले क्या होता है, प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा को क्या कहते हैं, लेबर पेन। चलो, प्रसव पीड़ा, लेबर पेन। ठीक है, अब इसका मतलब होता है ना कि जो बच्चे के जन्म देने से पहले का जो हल्का दर्द होता है ना, हल्का दर्द नहीं होता, काफी दर्द होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रसव पीड़ा कहते हैं, लेबर पेन कहते हैं। ठीक है, हालांकि नॉर्मली पूरे प्रेगनेंसी के केस में जब 9वां महीना आ जाता है, बच्चे का आकार काफी बढ़ चुका होता है। ठीक है, अब क्या होता है, स्किन देखते हो, फट जाते हैं स्किन, क्यों, क्योंकि स्किन को स्ट्रेच होना होता है। अगर वो फैलेगा नहीं तो बच्चे का आकार कैसे बढ़ेगा उसमें। ठीक है, दूसरा चीज कि बच्चा क्या कर रहा होता है, एकदम अंतिम समय में है, ज्यादा से ज्यादा मोटाइल है, वो ज्यादा से ज्यादा घूम रहा होता है, अंदर लात वगैरह भी मार रहा होता है। ठीक है, जिस कारण से माँ को क्या होता है, काफी ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन समस्या है कि ये कैसे पता चलता है ना कि ये लेबर पेन है, कैसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो दर्द हो रहा है अभी, ये जस्ट पार्चुरेशन वाला दर्द है, क्योंकि दर्द तो 9वें महीने में पूरा लगातार रहता है। ठीक है, कौन सा दर्द होता है बाबू, वेजाइनल पेन भी होता है।
ठीक है, वेजाइनल पेन समझते हो कि योनि भाग में क्या होना, दर्द होना, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि पूरा का पूरा श्रोणी भाग में क्या होना, दर्द होना। अब सोचो कि अब उस महिला का डिलीवरी घर पे तो हो नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा? आज के डेट में संभव है क्या घर पे? नहीं संभव है। क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे केस में जल्दी गाड़ी वगैरह पे भी बैठा के नहीं लेके जाते। अगर हॉस्पिटल नजदीक है तो पैदल ही लेके जाना ज्यादा सही होता है, अगर नॉर्मल पार्टुरेशन की बात करें तो। ठीक है, यानी महिला ठान के बैठी है कि हमको जाके चिरवाना फरवाना है तो गाड़ियों में बैठ के जाए, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो अब सोचो कि दर्द हुआ, तुरंत चले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वाला बैठ अभी 2-4 दिन और बाकी है, जाओ। ठीक, फिर अगले दिन दर्द हुआ, फिर चले गए हॉस्पिटल, फिर वही बात, पूरी समस्या आ जाएगी। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट ने आशा, समझते हो, हर क्षेत्र के लिए एक आशा को एम्प्लॉय करा के रखा है। अब उस आशा को नॉलेज होता है इन सब चीजों का, तो जब भी जरूरत पड़ती है उनको बुला लिया जाता है घर पे, वो देख करके फील करके समझ जाती हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और लेबर पेन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है ना, ये लेबर पेन काफी ज्यादा तेज होता है, पहला चीज। दूसरा कि ये दर्द रुक रुक कर होता है, अभी दर्द हुआ फिर रुक जाएगा, फिर 1 घंटे के बाद दर्द हुआ, और जो दर्द होता है असहनीय पीड़ा होती है, यानी कि अब लगता है कि बर्दाश्त ही ना होगा, हमसे जान चला जाएगा, ऐसा वाला दर्द होता है। ठीक है, अभी 1 घंटे पहले दर्द हुआ, फिर 1 घंटे के बाद, अब ये बीच का जो टाइमिंग है ना वो धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी कि अभी जो गैपिंग ले रहा था कितने देर का, 1 घंटे का, अब आगे जो दर्द होगा वो आधे घंटे में दर्द होगा, फिर अब अगला दर्द क्या होगा, 20 मिनट में होगा, फिर अगला दर्द 10 मिनट में, और ये टाइमिंग धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम। और इतना कम हो जाएगा ना कि एक ऐसा समय आएगा कि मिनटों मिनट दर्द होगा, कम होगा, दर्द हुआ बहुत तेज, फिर अचानक खत्म हो जाएगा दर्द, फिर अगले मिनट में दर्द होगा। तो ये लेबर पेन की पहचान होती है। ठीक है, तो महिलाएं इस चीज को समझ जाती हैं कि नहीं ये जो है क्या है, ये लेबर पेन है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल जाना चाहिए। उस दौरान यदि खाने पीने को कुछ कहा जाए तो खाने को मना किया जाता है, पीने को गर्म पानी या दूध वगैरह का दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पार्चुरेशन में, प्रसव में थोड़ी सी दर्द कम दी जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ अभी महिलाओं का भी कुछ अपना रहता है ना, कि कुछ घी वगैरह भी देना रहता है, वो सब कहानी अपनी है। ठीक है, उसका साइंस से कोई लेना देना खास नहीं। उसके बाद अब क्या कराना है, बच्चे को जन्म देना है। अब बच्चे को जन्म देना है, और एक सीन तो हमें यह भी पता है कि भाई साहब बच्चा यहाँ पे बन के रेडी है। ठीक है, हंसता खेलता नन्ना मुन्ना एकदम तैयार है। ठीक है, अब ये सर्विक्स से होते हुए, हंसने की बात नहीं है बच्चा, सब ऐसे ही, हमारा भी जन्म, सबका जन्म ऐसे ही हुआ है। ठीक है, इस बात को जानने में किसी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं महसूस होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा, योनि भाग। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना कि इस योनि भाग को तो हम सामने से देख रहे हैं। ठीक है, इस योनि भाग के पीछे क्या होती है, हड्डियां होती हैं। ठीक है, ये थाई की हड्डी, ये वाली हड्डी सभी ने देखी होगी, ये कमर की जो हड्डी होती है ना, इससे ऐसे बीच कॉर्नर से बच्चा बाहर आता है, तो काफी ज्यादा असहनीय पीड़ा होती है। साथ साथ इस एरिया को क्या करना पड़ता है, फैलाना पड़ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को नुकसान कम पहुंचे, साथ ही साथ मां को भी क्या हो, नुकसान कम हो। दूसरा, ये बच्चे का आकार, और ये हिस्से को क्या नाम दिया था, सर्विक्स, ग्रीवा। इस ग्रीवा के आकार की मैं बात करूं तो ग्रीवा का आकार कैसा होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, और इस बच्चे का आकार क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा। ठीक है, तो याद है आप लोगों को एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, अरे ऑक्सीटोसिन, चलो जो ऐसा होगा देख लेना, ऑक्सीटोसिन और एक रिलैक्सिन। ठीक है, अब इनको पता है नाम दिया जाता है जन्म हार्मोन। ठीक है, जन्म देने के लिए ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या है, जिम्मेदार है। सबसे पहला जो ये रिलैक्सिन है ना, ये रिलैक्सिन क्या करता है, दर्द को कम करता है। उसके बाद ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इस एरिया को फैलाने का काम करता है। यानी कि यहाँ पर आप एक ऐसा यूज कर सकते हैं, परमाणु कुंचन तो ठीक है, जैसे एक रबड़ जैसा होता है ना, रबड़ खींचने लगता है, ठीक वैसा ही उसको एक वर्ड देते हैं, याद नहीं आ रहा, जो भी, यानी कि इसको फैलने में थोड़ा सा क्या करता है, ये मदद करता है। और फैलने के दौरान जब बच्चा बाहर आएगा ना, तो जो दर्द होगा उस दर्द को कम करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक हार्मोन आपका रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन ये दोनों के दोनों मिलकर के क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देने में सहायता प्रदान करते हैं। फाइनली क्या हो जाएगा, बच्चे का जन्म। आइए कुछ चीज देखो, छूटा है अभी भी, यहाँ पर क्या था, अम्बिलिकल कॉर्ड छूटा हुआ है। ठीक है, नाभिकीय रज्जु बोला था उसको ना। तो बच्चे के नाभि से क्या होता है ना कि एक नली जुड़ी होती है, जो जाकर के किससे जुड़ी होती है, प्लेसेंटा से। ठीक है, तो इस नली को अब जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, इस बच्चे के शरीर में जो पोषण है इस नाभि के द्वारा जाता है।
यानी कि बच्चे का जो नाभि है, इस नाभि से होता हुआ पोषण इस मां के शरीर से यहां जाता है। उसके बाद जो भी चीजें इस बच्चे के शरीर में जो भी वेस्टेज बन रहे हैं, वो वेस्ट भी क्या होते हैं, यहीं से बाहर आते हैं। यहां से भी एक सवाल बनता है कि बच्चे और प्लेसेंटा में क्या कुछ संरचना जुड़ी होती है क्या? बिल्कुल, उस संरचना का नाम है क्या? नाभिकीय रज्जु, अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, नाभिकीय रज्जु। ठीक है, यही वो नलिका है जिस नलिका के माध्यम से इस बच्चे के अंदर भोजन भी जा रहा है, और उसके बाद जो उस बच्चे के अंदर वेस्टेज बना है, उस वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए भी कहीं ना कहीं यही अम्बिलिकल कॉर्ड जिम्मेदार है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड काफी लंबी होती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है ना, तो ये बच्चा तो आ गया, ठीक है, और ये बच्चा एक पानी के अंदर भरा होता है। ये बच्चा किसके अंदर है? प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है, और उस प्लेसेंटा के अंदर क्या भरा पड़ा है? पानी। ये भी याद रख लीजिएगा, जिसको क्या नाम देते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड, हिंदी में क्या बोलते थे? एमनियोटिक तरल। ठीक है, आएगा ये चीज, एमनियोटिक फ्लूइड आएगा कुछ अगले चैप्टर में, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि ये झिल्ली, सुनो, ये झिल्ली जब प्रसव पीड़ा होती है, तो प्रसव पीड़ा के दौरान ये झिल्ली क्या हो जाती है? फट जाती है। और जब फट जाती है तो ये बच्चा क्या हो जाता है? नीचे की तरफ सरकना शुरू हो जाता है। इसको सरकाने के लिए कहीं ना कहीं या नीचे भेजने के लिए दो हार्मोन जिम्मेदार है। जब बच्चे का प्रसव हो जाता है, जब जन्म हो जाता है, तो ये यहां से निकल करके बाहर, ठीक है, और ये नाभिकीय रज्जु अभी भी क्या होती है? यहां से जुड़ी होती है। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि दोनों को पहले क्लिपिंग की जाती है, एक इस हिस्से में और एक इधर, और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा? इसको कट लगा दिया जाता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर्स करते हैं। यहां तक का बात खत्म। क्या हो गया यहां पर? फाइनली पूरा का पूरा प्रसव खत्म। उसके बाद फिर कुछ दवाइयां देते हैं डॉक्टर्स, और उसी समय क्या किया जाता है? इस पूरे की पूरी संरचना को फिर खींच करके बाहर कर लिया जाता है। ठीक है, जो प्लेसेंटा अंदर पड़ा हुआ था, उस प्लेसेंटा को भी क्या निकालना होता है? बाहर निकालना होता है। और जरूरत पड़ने पे इस योनि वाले भाग में, वेजाइनल पार्ट में, जरूरत पड़ने पे कट भी मारा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी टाके लगते हैं, पता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि योनि का भाग क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है, संकीर्ण होता है। उस रास्ते से बच्चे को आने में काफी ज्यादा समस्या है। साथ ही साथ समस्या किस वजह से? इस पेल्विस की हड्डी की वजह से भी है। बच्चे का सिर पहले बाहर आता है, ये भी जानते हो ना, कि अब सिर आने के दौरान कहीं ना कहीं इस हड्डी से चोट लग सकती है बच्चे को। तो बस आसानी से बाहर आ जाए, तो जो योनि का भाग होता है ना, इसको कट मार दिया जाता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ताकि आसानी से थोड़ा सा एरिया बड़ा हो जाए और आसानी से बच्चा बाहर आ जाए। तो नॉर्मल डिलीवरी के दौरान भी अगर पहला पार्चुरेशन है तो कट तो लगना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद एक दो टाके लगा दिए जाते हैं, काम खत्म। ठीक है, चलो यहां तक की बात हो गई। अब एक खाली टॉपिक रह गया, क्या? लैक्टेशन, बस दुग्धपान, उसको भी खत्म कर ले। अभी तक तो हम लोग टारगेट पे कायम है ना, हर हफ्ते तक इसको खत्म कर ले रहे हैं। अब देखो लास्ट टॉपिक आपका लैक्टेशन। ठीक है, अब लैक्टेशन का मतलब क्या हुआ? दुग्ध का निर्माण होना। ठीक है, अरे बुआ सब सुनो इधर, दुग्ध निर्माण की प्रक्रिया आपको पढ़ा रखी है ना, कि स्तन ग्रंथियों में, मेमरी ग्लैंड्स में कैसे दुग्ध का निर्माण होता है, ये सब कुछ आपको पता है। बस कुछ कुछ बिंदु यहाँ पे रह गए, ध्यान दे दीजिएगा। क्या है यहाँ पर? एक प्रोलैक्टिन हार्मोन, सॉरी, ठीक है, ये प्रोलैक्टिन। अब ये क्या करेगा बाबू? जा करके सीधा का सीधा दुग्ध निर्माण करवाएगा। यानी कि उस माँ के स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध बनना है, उस दुग्ध को बनवाने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रोलैक्टिन की। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे का जन्म हो जाता है, तो बच्चे का जन्म होने के बाद उस माँ के शरीर से जो सर्वप्रथम दुग्ध निकलता है, सर्वप्रथम दुग्ध यानी कि फर्स्ट मिल्क। ठीक है, अब उस फर्स्ट मिल्क को नाम दिया जाता है बच्चा कोलेस्ट्रम। अरे ठहर जा भाई जी सब बोला जाता है कोलेस्ट्रम। और ये जो कोलेस्ट्रम है, ये कहीं ना कहीं इसकी कुछ खासियत होती है कि ये गाढ़ा होता है, बहुत ज्यादा पीले रंग का होता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? पोषणीय पदार्थ होता है। अब पोषणीय पदार्थ के रूप में अगर मैं कहूं तो क्या होता है बच्चा? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा? ग्लोब्यूलिन ना, ग्लोब्यूलिन याद रख लेना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। इस दुग्ध में सबसे ज्यादा मेजर अमाउंट में क्या पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या है? बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ से एक बात और भी आपको बताई थी कि पहले की महिलाएं क्या करती थी? इस दुग्ध को बच्चे को नहीं पिलाती थी। क्यों ना? कि थोड़ा सा इसमें गंध भी होता है।
ठीक है। अब इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, थोड़ा सा दुर्गंध जैसा होता है, प्लस क्या होता है कि काफी ज्यादा ये गाढ़ा होता है और पीले रंग का होता है। इसलिए पहले की महिलाएं क्या करती थी, अपने बच्चे को दुग्धपान नहीं कराती थी। जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, ये कोलेस्ट्रम। और जानते हो इसके पीछे का एक और क्या रीजन है, इसके अंदर क्या पाया जाता है बच्चा, एगो एंटीबॉडी। कौन, IgA, छोटा लिख रहे IgA, ठीक है। अब क्या दिक्कत होती है कि बाबू अभी बच्चे का क्या हुआ है, नया जन्म हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर सब कुछ है, RBC है, WBC है, सब कुछ है, लेकिन जब तक ये बाहर के प्रतिजनों को झेलेगा नहीं तब तक इसके अंदर एंटीबॉडी बनेगा नहीं। देखो जैसे अभी हमने क्या किया था, कोरोना को झेला था, तो कोरोना को झेला था तो क्या हम झेलने के साथ ही क्या हमारे अंदर एंटीबॉडी बन गया था क्या कोरोना से लड़ने के लिए? नहीं, हमने जबरदस्ती जाके कोरोना डलवाया था। इतना तो पता है ना कि इंजेक्शन में क्या लिया था हमने, कोरोना वायरस को ही लिया था इंजेक्शन में। भकुआई ले, उसको पते नहीं है, नहीं लिए थे, जाके ले लो, जरूरी है। क्यों जरूरी है? जिन्होंने इम्यून सिस्टम पढ़ा उनको अच्छे से पता है, जिन्होंने इम्यून सिस्टम पढ़ा है उनको अच्छे से पता है कि यदि हम किसी चीज का टीका ले रहे हैं ना तो टीके के रूप में उसी को लेते हैं। हमने कोरोना का टीका लिया ना, क्या लिया था, कोरोना वायरस को ही अपने अंदर डाला था। चलो बस बात बन, याद देखो अब उस बच्चे ने कहीं ना कहीं बाहर की चीजों को नहीं झेला है, तो बाहर की चीजों को नहीं झेला है तो उसका अभी WBC क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। अब सोचो कि अभी अभी बच्चे का जन्म हुआ है, बाहर बहुत सारा अलग अलग तापमान है, अलग अलग चीजें, उन सबको झेलने के लिए उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रतिरक्षी नहीं है। तो कोई प्रतिरक्षी जब नहीं है तो उस माँ के शरीर से जो दुग्ध आ रहा है ना, जिसको हमने नाम दिया है क्या, कोलेस्ट्रम, उस कोलेस्ट्रम की खासियत क्या है ये सब कुछ आपको पता है। साथ ही साथ एक मेन पॉइंट याद रखना, तो उसमें क्या होता है, एक एंटीबॉडी होता है, ठीक है, डन। और कुछ रह गया, खत्म, लगभग खत्म। छोटी बहुत अगर कुछ बातें रह गई होंगी जो आपको कंफ्यूजन दे रही होंगी तो आप नेक्स्ट डे में उसको लेकर के आ जाइएगा, ठीक। हाँ कल है ना, तो कल टेस्ट है आपका ना, ठीक है।